हेलो एवरीवन, मैं रेशु आप सभी का पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करते हैं। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं रेशु फिर से आपका पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो आज हम हिंदी यानी कि हिंदी में हम लोग हास्य रस पढ़ेंगे। हिंदी में आज हम लोग हास्य रस पढ़ने वाले हैं। हास्य रस में क्या है, उसका उदाहरण, उसकी परिभाषा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्लास शुरू होने से पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोट जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ऐ मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर मत बैठ, वो मंजिल भी आएगी। मिलने का मजा भी आएगा। वो मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आप ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज हम लोग हास्य रस पढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो आइए क्लास की तरफ पढ़ेंगे आज हम लोग हास्य रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। हास्य यानी कि हास्य में ही आपको पता चल रहा है हंसना। हास्य में ही आपको पता चल रहा है हंसना, मुस्कुराना। ये वर्ड आप इससे पता ही आपको तुरंत का तुरंत पता चला होगा कि यहाँ पे हंसी का वर्णन या फिर जहां पर या किसी पद या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी देखकर इसके वेशभूषा आदि को देखकर अगर हंसी आए, वहां पे हास्य रस होता है। तो हास्य मतलब हंसी किस प्रकार की आनी चाहिए? मन में गुदगुदाहट हो, ठीक है, मन में गुदगुदाहट हो, मतलब ठहाके लगा के हंसना, ठीक है, लोट पोट के हंसना, चीख चीख कर हंसना, वो आप पे डिपेंड है कि आप किस प्रकार हंसना चाहते हैं। ठीक है, तो लोट पोट के हंसना, उछल उछल के हंसना, नाच नाच के हंसना, किसी भी प्रकार आपको हंसी आनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब बस जहां भी आपको हंसी आए वहां हास्य रस की उपस्थिति है। ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम लोग चलते परिभाषा की तरफ। इसकी परिभाषा क्या है? किसी किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति व्यक्ति या किसी व्यक्ति या वस्तु, यहाँ पे वस्तु, 1 मिनट रुकिए, परिभाषा आप इस तरीके से लिखिए, रुकिए। किसी वस्तु या किसी वस्तु या व्यक्ति व्यक्ति का विकृति रूप दिख रहा है ना इधर? हाँ, किसी वस्तु या व्यक्ति का विकृति रूप आकार या वेशभूषा आदि को देखकर
हृदय में क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु या व्यक्ति का विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में क्या हो, हृदय में हास्य यानी कि हास्य नामक स्थायी भाव स्थायी भाव उत्पन्न हो किसी वस्तु या व्यक्ति का विकृत रूप, आकार या वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वहां हास्य रस होता है। चलिए फिर से आप लोग परिभाषा को रिवीजन करिए और अपनी इसे नोट डाउन करते हुए चलिए, अपने साथ नोट पेन लेकर बैठिए, जो हम आपको करा रहे हैं आप लोग उसे समझिए और हमारी कोशिश यही होगी कि हम आपकी क्लास में ही याद कराएं। परिभाषा आपको कहीं बनानी नहीं होगी, आप परिभाषा खुद बनाइए। परिभाषाएं खुद बनाई जाती हैं, कहीं नोट करके उसे रटी नहीं जाती कि रट ले। ठीक है, तो परिभाषा जरूरी नहीं है कि आप कॉपी से देखकर, किसी बुक से देखकर परिभाषा बनाएं और उसे याद करें। आप हमारी परिभाषा भी छोड़िए, आप अपनी परिभाषा बनाइए। मेरी भी परिभाषा छोड़िए, आप अपनी बनाइए। मैंने आपसे कहा ना, कहीं पर अगर आपको हंसी आए, किसी भी प्रकार की हंसी, चाहे ठहाके लगा के हंसना हो या आपकी मर्जी की आप किस प्रकार हंसना पसंद करेंगे, लोटपोट होकर अगर पसंद करते हैं तो उस तरीके से हंसिए। बस आपको वहां पे हंसी आनी चाहिए, तो वहां जहां आपको हंसी है वहां हास्य रस होता है। या कोई पद हो या गद्य हो या कोई पंक्तियां हो या कोई व्यक्ति हो, इसके विकार, इसके वेशभूषा, आकार आदि को देखकर अगर आपके मन में तनिक भी यानी कि जरा सा भी हास्य या हंसी आ रही है तो वहां पर आपका हास्य रस होगा। तो हास्य रस की परिभाषा क्या है, फिर से देखिए, किसी वस्तु या, इधर से देख लेते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति का विकृत रूप हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वहां हास्य रस होता है। सिंपल सी आपकी परिभाषा है हास्य रस की, आपकी सिंपल सी परिभाषा है हास्य रस की। अब हम लोग इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं। हास्य रस का उदाहरण, उसके बाद स्पष्टीकरण। सुनिए, फिलहाल आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। जो ये आपका स्थायी भाव होता है, मैं ये आपसे क्यों बार बार रिपीट करती हूँ, एक बार लिखा दो, बोल दो याद के लिए नहीं। ये आप अगर पेपर में कोई डिफिनेशन लिखेंगे, कोई यानी कि रस की कोई भी परिभाषा लिखेंगे, अगर आप उसमें स्थायी भाव नहीं लिखेंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि आपको स्थायी भाव लिखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम आपको बार बोल रहे हैं कि आपको हर एक परिभाषा कराएंगे, उसमें आपकी हर एक परिभाषा में हम आपको इसी तरीके से उसका स्थायी भाव फिर से कराते चलेंगे। तो आप लोग इस पे ध्यान भी देना। मान लीजिए आप स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। फिर आगे लिख दीजिए, किसी वस्तु या व्यक्ति का विकृत रूप, आकार या वेशभूषा आदि को देखकर आदि को देखकर हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो। जहां पर हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहां हास्य रस होता है। ये आपकी छोटी सी परिभाषा है। अब हम लोग चलते हैं उदाहरण की तरफ। इसका उदाहरण क्या है, वहां चलते हैं हम लोग। चलिए,
तो अब हम लोग इसकी उदाहरण की तरफ चलते हैं। हास्य रस का उदाहरण। हास्य रस का उदाहरण क्या है? विंध्य के वासी, विंध्य के वासी उदासी, विंध्य के, सॉरी यहाँ पे के लिखिए पहले, विंध्य के वासी, विंध्य के वासी उदासी, उदासी, विंध्य के वासी उदासी तपो, तपोव्रतधारी, तपोव्रतधारी, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महा, महाबिनु, बिनु नारी, इधर आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। 1 मिनट, यहाँ पे लिखिए दुखारे। ठीक है, सुनिए क्या लिखा हुआ है? विंध्य के वासी, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि नारी, महामुनि नारी। विंध्य के वासी मतलब क्या होता है? इसका भावार्थ हम लोग पहले समझते हैं। अब भावार्थ समझेंगे तो आप ज्यादा पहचान लेंगे कि इसमें कैसे हास्य रस आना। ओके, तो विंध्य के वासी, विंध्य के वासी विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले, उदासी मतलब बड़े ही उदास हैं। विंध्य के वासी, विंध्य के वासी विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले, बड़े ही उदासी मतलब बड़े ही उदास है, बड़े ही उदास है। तपोव्रतधारी, तप करने का जिन्होंने, उन्होंने तप करने का व्रत धारण कर रखा। तपोव्रतधारी तप करने का व्रत धारण कर रखा। महामुनि नारी तप करने का व्रत धारण कर रखा है। और बिनु नारी, बिना नारी के बड़े ही दुखी हैं। बिन नारी के महादुखारे, बड़े ही दुखी हैं। तो इसका भावार्थ सीधा सीधा यह है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि नारी। तो बोले विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले उदासी बड़े ही उदास हैं, तपोव्रतधारी और तप करने का व्रत धारण कर रखा है, बिन नारी बिना नारी के बड़े ही उदास हैं। अब यहाँ पे आपको सुन के क्या लग रहा है? हंसी आ रही थोड़ा, इन्होंने तप धारण कर रखा है करने का, कि हाँ व्रत इन्होंने धारण कर रखा है कि हम तप करेंगे, और बोले बिना नारी कि हम लोग बहुत उदास हैं। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? हंसी आ रही ना, यहाँ पे आपको हंसी आ रही है। तो ये यहाँ पर आपका भावार्थ है। पर अच्छा, ये आपकी हास्य रस की डिफिनेशन है, ये आपकी हास्य रस की परिभाषा है। क्या है? हास्य रस की परिभाषा है। लेकिन अगर ये आपसे परिभाषा को देकर पूछ दिया जाए कि इसमें किस प्रकार का रस है, तो आप क्या बताएंगे कि इसमें किस प्रकार का रस है? तो आप ये दुखारे उदासी देखेंगे, दुखारे देखेंगे, तो आप लोग अगर इसका भावार्थ नहीं पता होगा तो आप बोल देंगे इसमें करुण रस है, इसमें आप बोलेंगे करुण रस है। लेकिन नहीं, इसमें करुण रस नहीं है। यहाँ पे हमको इसका भावार्थ निकालना होगा, फिर हम लोग इसमें पहचान। अगर आप लोग क्या सोचते हैं कि करुण रस की परिभाषा में अगर करुण रस है, कहीं भी दुख आया तो समझ लीजिए वहां पे करुण रस है। जरूरी नहीं कि अगर कहीं पे दुख आए वहां पे करुण रस हो। ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि जहां पे करुण रस हो मतलब दुख हो या दुखारे हो या मतलब कोई दुखद स्थिति हो तो समझ लीजिए वहां पे करुण रस है। नहीं, उसका अर्थ पहले निकालिए, उसका भावार्थ निकालिए, तभी आप पता लगा सकते हैं कि इसमें किस प्रकार का रस है। तो आपको इसका भावार्थ समझ में आया। अब इसके स्पष्टीकरण की तरफ चलते हैं हम लोग, फिर हमारा हास्य रस कंप्लीट होता है। आप लोगों ने नोट डाउन, आप लोग साथ में हमारे नोट डाउन करते चलिए। जब तक कि हम आप लिखते हैं तो आप लोग भी लिख लिया करें, फिर समझाया करें तो समझ लीजिए। चलिए स्पष्टीकरण, किसका? हास्य रस का स्पष्टीकरण है। रस का स्पष्टीकरण क्या है? हास्य रस का स्पष्टीकरण क्या है? उपरोक्त
उपरोक्त पद में विभव, उपरोक्त पद में, उपरोक्त इधर नहीं दिख रहा विभव, इधर आ रही है। उपरोक्त पद में विभव, अनुभव, संचारी भाव, क्या लिखा है? उपरोक्त पद में विभव, अनुभव, संचारी भाव से हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव, हास्य तो ये हमारा रस हो गया। हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। क्या? हास्य नामक स्थायी भाव क्या होता है? उत्पन्न होता है। उपरोक्त पद में विभव, अनुभव, संचारी भाव से हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। ये आपका स्पष्टीकरण है। फिर से देख लीजिए, उपरोक्त पद में विभव, अनुभव, संचारी भाव से हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। इतनी बात समझ में आई? हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। ये आपका हास्य रस है। और इसमें भी आगे अभी आपको लिखना होता है, पर अभी आपको जरूरत नहीं है। जब आप बैचलर डिग्री यानी कि बीए में आप कभी कोई अगर आप हिंदी लेंगे तो उसमें आपको उसमें हम क्या मतलब आपको उसमें स्थायी भाव, विभव, संचारी, विलंब, अविलंब वगैरह जो है ये लिख रहे होंगे। लेकिन अभी आप नहीं अभी आपके लिए इतना ही काफी है। आप लोग इतना लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे मार्क मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब करुण रस की तरफ। कहाँ? करुण रस की तरफ। तो हमने आपको हास्य रस में क्या समझाया? जहां पर भी आपको हंसी आए तो मान लीजिए वहां पे हास्य रस की निष्पत्ति हो रही है या पुष्टि हो रही है। ओके, समझ में आ गया? चलिए हम लोग फिर से चलते हैं अपने करुण रस की तरफ। आपको हमने श्रृंगार रस पढ़ाया, आज हमने हास्य रस पढ़ाया, करुण रस पढ़ाए। आप ये तीनों में से अगर तीनों ही पढ़ लेंगे तो चलिए अच्छी बात है, तीनों फंस जाएंगी। वैसे आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हम यहीं पर सारी चीजें याद कराते चल रहे हैं। आप लोग बस मन से हमारी क्लास को देखिए, इसे आगे ज्यादा सब्सक्राइब शेयर करिए, इसे आप कमेंट करिए अपने जो आपको कमेंट ना आते, और प्लीज इसे लाइक करिए। आप लाइक करेंगे, हमें ना इससे क्या ऊर्जा मिलती है, हम बहुत वो होते हैं कि आगे चलिए बच्चे हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हमें इनको आगे से आगे और अच्छा प्रोवाइड करना चाहिए। तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसे प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप ये सारे काम करिए, हम आपको अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से अच्छा ज्यादा से ज्यादा। अभी आपको जो पीडीएफ होती है प्रोवाइड नहीं की जा रही है। हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हमारा अच्छा पढ़ाना है, हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं तो कुछ दिन बाद हम आप लोगों को जो पीडीएफ होती हैं विद क्वेश्चन जो होते हैं हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी और आप कमेंट करिए जो आपको प्रश्न ना आता, जो आपको क्वेश्चन ना आता हो, हम वो आपके अगले वीडियो में उसको हम सही आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, उसका आपका सोल्यूशन उसमें हम देंगे। तो चलते हैं अब हम लोग करुण रस की तरफ। कहाँ? करुण रस की तरफ। ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग चलते हैं करुण रस की तरफ। अच्छा, अब करुण रस का स्थायी भाव बताइए क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव हमारा शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है, दुख समझिए, दुख, शोक या दुख होता है। और करुण का मतलब क्या होता है? करुणा। क्या होता है? करुणा। करुण का अर्थ क्या होता है? करुणा। करुणा। अच्छा ये बताइए, हमारे शरीर में जो करुणा है
इसका जो करुणा है, करुणा जो मतलब है हमारा ये स्थायी भाव है, ये हमारे शरीर में कब उत्पन्न होता है? ये हमारे शरीर में जब उत्पन्न होता है कि हमारे सामने वाला व्यक्ति, यानी हमारे सामने वाला व्यक्ति वो दुखी है, वो दुखी है, और मेरे सामने वाला जो व्यक्ति है वो दुखी है, हमारे हृदय में करुणा का भाव जगता है। वो किसी भी प्रकार से अगर दुखी है तो हमारे हृदय में जब करुणा के भाव जगते हैं, जागृत होते हैं, तभी तो हम दूसरे उसके लिए सहानुभूति दिखा पाते हैं, हम तभी उसके लिए सहानुभूति दिखा रहे थे। और करुणा हमारे अंदर कब आएगा? जब दूसरे के अंदर या किसी और या किसी को किसी प्रकार का दुख होगा। करुणा जब आता है आपके अंदर कि करुणा इस जब आता है, यानी कि दया, करुणा मीन्स क्या होता है? दया। करुण का मतलब समझिए करुणा, और करुणा का मतलब समझिए दया। दया आपके शरीर में कब आती है? जब कोई आपके सामने वाला दुखी हो तभी उसके प्रति आप दया दिखा सकते हैं। अगर वो खुश होगा तो आप उसके लिए खुशी होंगे, ठीक है, आप उसके लिए खुश होंगे। आप करुणा और दया की वो पात्र नहीं है। तो आप करुणा और दया का मतलब आप लोग समझ गए हैं। अब उसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। उसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि ये आपका क्या है? करुण रस है, ठीक है। आप लोग इधर ध्यान से देखिए जरा, ये आपका क्या है? करुण रस और प्लस वियोग श्रृंगार रस है। क्या? वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। क्या है? करुण रस और वियोग श्रृंगार है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें क्या होता है कि जो हमें दोनों एक कॉमन क्या होता है इसमें? चलिए मैं ही बता रही हूँ। इसमें कॉमन होता है दुख। इसमें क्या कॉमन होता है? इसमें कॉमन दुख होता है। क्यों दुख होता है? कि देखिए, करुण में भी हमें दुख मिलता है और वियोग में भी हमें दुख मिलता है। इसका कॉमन क्या है? दुख। इन दोनों के अंदर दुख होता है, करुण में भी और इसमें भी होता है। अच्छा, ये पहले बताइए कि वियोग में किस प्रकार का दुख होता है? वियोग में आपके किस प्रकार का दुख होता है? तो जैसे आप श्रृंगार रस पढ़ते हैं, ठीक है, आप श्रृंगार रस पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं? उसमें यही पढ़ते हैं कि नायक नायिका का या तो मिलन होता है, यानी कि वो साथ होते हैं, या तो उनका वियोग यानी उनका बिछुड़ना होता है, ठीक है। या तो वो साथ होंगे या उनका बिछुड़ना होगा, ठीक है। तो वियोग में क्या होता है? बिछुड़ना। और संयोग में क्या होता है? वो लोग मिलते हैं। बस यहाँ पे बात किसकी हो रही है? नायक और नायिका के ही मिलन की बात होती है श्रृंगार रस में। नायक या नायिका के मिलन के ही, नायक या नायिका के मिलन की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? नायक होता है। कौन होता है? नायक प्लस नायिका होती है, ठीक। दो की बात होती है हमारी इस पूरे श्रृंगार रस में। पूरे श्रृंगार रस में इन दोनों लोगों की बात होती है, या तो नायिका या नायिका मतलब या तो नायक और या तो नायिका की बात होती है। अगर सुनिए, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक अगर अलग हो गया, मान लीजिए चाहे नायक अलग हो जाए या नायिका अलग हो जाए, इन दोनों के भी दोनों अलग हो जाए, या तो नायक अलग हो जाए या नायिका हो जाए, इन दोनों के बाद इनके कोई तीसरा आ जाए, यानी कि इनके पास इन दोनों के बीच कोई तीसरा आ जाए। इन दोनों के बीच कौन आ जाए? इन दोनों के बीच कोई तीसरा आ जाए। कौन आ जाए? इन दोनों के बीच कौन आ जाए? कोई तीसरा आ जाए। जैसे इन दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया, तो या तो फिर मान लीजिए नायक के बीच कोई आ गया, तो यहाँ से नायिका के बीच कोई आ गया तो नायक अलग हो गया। अगर नायक के मतलब समझिए, नायिका के साथ कोई आ गया तो नायक अलग हो गया, अगर नायक के साथ कोई आ गया तो नायिका अलग हो गई। सिंपल सी बात है कि अगर इन दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया तो या तो कोई एक अलग होगा, या तो नायक अलग होंगी या तो नायिका अलग होंगी। तो जब इनके अलग होंगे जो वो दुख होगा, अब ये लोग अलग हो गए तो ये अब कभी नहीं मिल सकते। अगर नायक और नायिका कभी अलग हो गए, इनके बीच कोई तीसरा आ गया तो ये नहीं मिल सकते। तो इनको दुख है, इनको दुख है। इनको दुख किस प्रकार का है? इन्हें दुख रति वाला, रति या प्रेम वियोग का दुख है। ये प्रेम वियोग का दुख है। इन्हें किस प्रकार का दुख है? इन्हें प्रेम वियोग का दुख है। तो इसलिए इनका दुख, या जो हमारे नायक नायिका का दुख होता है, तो वो हमारे श्रृंगार रस में आता है। तो इन लोगों का इसमें वियोग में हमारे नायक या नायिका के अलग होने का दुख होता है। हमें इनको भी एक साथ रखना चाहिए था, करुण रस को वियोग को एक साथ नहीं, क्योंकि दुख तो दोनों में होते हैं, इन्हें हमें एक साथ रखना चाहिए था। नहीं, क्योंकि इसमें दूर हुआ है, दुनिया से थोड़ा नहीं गया है, दूर हुआ है, दुनिया से नहीं गया है, इसीलिए इसको हमें अलग बनाने की जरूरत पड़ी।
ठीक है, वियोग श्रृंगार को अलग रखने की जरूरत पड़ी। वियोग में हमारे नायक और नायिका दूर होंगे और उनके बीच कोई तीसरा आ गया तो वो कभी मिल नहीं सकते हैं, इसी की वजह से इनको वियोग में रखा गया। अब सुनिए करुण रस में किस प्रकार का दुख होता है। करुण रस में आपके 3 प्रकार के दुख होते हैं, तब आपका करुण रस होगा। इससे अगर चौथा कोई दुख बने तो बताइएगा हमें, ठीक है। ये सिर्फ 3 दो प्रकार के दुख होते हैं, चौथा कोई बनने वाला नहीं दुख है। इससे ज्यादा कोई दुख हो ही नहीं सकता अगर जब ये तीनों आपके जीवन में आ जाए। भगवान ने करे किसी के जीवन में तीनों दुख एक साथ है, ठीक है। चलिए, करुण रस क्या होता है। करुण रस का पहला जो हमारे 3 दुख होते हैं, उस इसमें भी दुख होता है, दोनों में दुख होता है। जब किसी की मृत्यु हो जाए, वो हमें जीवन भर मिले ना, तो ये हमारे करुण रस में आएगा। किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है। आप समझिए, पूरा वर्ड लिखे ना, थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, समझ जाइए, इसकी जरूरत नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। किसी की मृत्यु हो जाए, हम इसलिए अभी बता रहे हैं, आपको बताएंगे कि आगे पहले सुन लीजिए इसमें किस प्रकार के दुख होते हैं, फिर आगे में भी जो आपको विंध्य के वासी उदासी जो हमने आपको बताया था परिभाषा, उसमें अभी हम समझाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, मृत्यु होता है। दूसरी आती हमारी क्या आती है, दूसरा हमारा क्या होता है, दुर्घटना। दुर्घटना क्या होती है कि आप के मतलब किसी घर में आग लग जाए, किसी के घर में आग लग जाए तो वो दुर्घटना होगी। तो वो दुर्घटना होगी तो क्या किसी मृत्यु के समान है, हाँ है, कि क्या उसकी बसी बसाई गृहस्थी जो होती है तहस नहस हो जाती है। तो ये दुर्घटना या कोई दुर्घटना एनी ईटीसी, कोई भी दुर्घटना हो, दुर्घटना, ठीक है, दुर्घटना। जैसे आप जा रहे, एक्सीडेंट हो गया तो आपकी मृत्यु हो गई, इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर कहीं जा रहा हो, उसे किसी प्रकार का दुख या मतलब हो, तो आप समझ जाइए दुर्घटना में क्या क्या आते हैं। फिर होता है कि कोई व्यक्ति अगर गरीबी के कारण दुखी हो, कोई व्यक्ति अगर गरीबी के कारण दुखी हो, किसके कारण, गरीबी के कारण दुखी हो, वो करुण रस में आता है। इनसे अगर इन तीनों से अगर कोई चौथा दुख हो तो आप हमें कमेंट में करिए, आप हमें कमेंट करिए कि इन तीनों के बीच में अगर कोई चौथा दुख हो, ठीक है। फिलहाल आपको इन तीनों के अलावा कोई चौथा दुख नहीं, यस या नो आप बताइएगा, हमें कमेंट करके बताइए कि इन करुण रस के, इन तीनों रस के अलावा कोई चौथा है तो, नहीं है तो भी कमेंट करिएगा, ओके। ये चीज है। तो गरीबी के कारण क्या है कि जिसके घर में गरीब जो गरीब है, उससे जाके पूछे जाके कि वो अपनी एक वक्त का खाना कैसे लाता है, उससे जाके पूछे जाके कि आप अपनी संतानों को खाना कैसे देते हैं, आप अपना परिवार कैसे चलाते हैं, उस गरीब से पूछे जाके, तो वो आपको अपना दुख भी नहीं बता पाएगा। तो वो किसी मृत्यु से कम नहीं है। वो सोचते होंगे कि इससे अच्छा हमारा जीवन में जन्म ही ना हुआ होता, इससे अच्छा हमारा दुनिया में जन्म ही ना हुआ होता, ठीक है। तो गरीब भी जो हमारा गरीब, तो ये हमारे 3 दुख है, मृत्यु होना या हमारे पास न रहना, आप कभी वापस आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, ये चीज है। दुर्घटना होना, ठीक, किसी भी प्रकार की दुर्घटना, और गरीबी, ये हमारे 3 दुख करुण रस में आते हैं। तो अब आप समझ गए कि वियोग में क्या होता है, करुण में क्या होता है। वियोग में और वियोग श्रृंगार और करुण श्रृंगार रस में क्या होता है, ये इसमें दोनों में दुख होता है। अगर आपसे कोई अंतर पूछे तो आप बता देंगे, पूछ दिया भी जा सकता है कि वियोग और श्रृंगार रस में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये आपको हमने आप बता दिया, आपको अब किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अब किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं इसकी परिभाषा की तरफ से। करुण रस का स्थायी वो तो आपको पता चल गया है, फिर शोक होता है। अब हम लोग इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं, ठीक है। वेट करिए, इसको हम साफ कर लेते हैं, फिर इसकी परिभाषा करते हैं फटाफट। साथ ही साथ हमारे नोट डाउन करते चलिए आप सभी लोग, और इसे शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए प्लीज। आप सभी से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसमें आप लोगों का क्या जाएगा, बस आपको शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। आगे से आगे हमारे वीडियोज हैं, जो गरीब बच्चे होंगे उनके पास आगे से आगे नहीं ये सारी क्लासें, वो नहीं पढ़ सकते, उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं जा सकती है, तो कम से कम हमारी उम्मीद यही है कि उन तक हमारी शिक्षा, हम जो आप पढ़ा रहे हैं वो पहुंच सके। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, करुण रस की परिभाषा। किसके, करुण रस की परिभाषा। करुण रस की परिभाषा क्या है, किसी किसी वस्तु या व्यक्ति
किसी वस्तु या व्यक्ति, क्या लिखा है, किसी वस्तु या व्यक्ति, ठीक है, या किसी वस्तु, यहाँ पे लिखिए किसी प्रिय वस्तु, यहाँ पे, यहाँ आप इधर लिख लीजिए प्रिय वस्तु, क्या है, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का नष्ट हो जाना, हो जाना, क्या लिखा हुआ है, किसी किसी सुनिए क्या लिखा हुआ है, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का नष्ट हो जाना, ठीक है, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का नष्ट हो जाना, ठीक है, नष्ट हो जाने, नष्ट हो जाने, नष्ट हो जाने से हृदय में, हृदय में, हृदय में जो शोक नामक, हृदय में शोक नामक, हृदय में शोक नामक स्थायी भाव, हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव, हृदय में शोक नामक, सुनिए, हृदय में शोक नामक नामक स्थायी भाव, स्थायी भाव, शोक नामक स्थायी भाव की, स्थायी भाव उत्पन्न होता है, क्या है, उत्पन्न होता है, ठीक है, सुनिए फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, कि आपको पता है करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का नष्ट हो जाने, नष्ट हो जाने से हृदय में, हृदय में शोक नामक, हृदय में शोक नामक, ये शोक स्थायी भाव हम यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहे हैं, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वह करुण रस, करुण रस की पुष्टि होती है, क्या होती है, करुण रस की पुष्टि होती है, नीचे दिख रहा है ना, हाँ चलिए लिख लीजिए एक बार, पुष्टि होती, पुष्टि होती है, तो फिर आप पूरी परिभाषा आपकी कंप्लीट होती है, फिर से पढ़ लीजिए, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का नष्ट हो जाने से, नष्ट हो जाने से हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां करुण रस की पुष्टि होती है, वहां पर करुण रस की पुष्टि होती है। आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए अब हम लोग आते हैं इसकी परिभाषा, परिभाषा तो हो गई, अब इसका उदाहरण क्या है वहां चलते हैं। बस चलिए इसका उदाहरण क्या हम लोग लेते हैं, उदाहरण है मणि खोए, मणि खोए, मणि खोए, भुजंग सी जननी, भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन, फन सा पटक, फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी, अंधी आज बनाकर, आज, आज अंधी आज बनाकर, बनाकर, अंधी आज बनाकर मुझको, मुझको क्या न्याय किया जगदीश, क्या न्याय, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया
तुमने, क्या न्याय किया तुमने जगदीश, तुमने जगदीश। समझिएगा पहले इसका भावार्थ, फिर हम लोग चलते हैं। क्या चलते हैं, पहले इसका भावार्थ सुनिए फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमास वगैरह बहुत जरूरी होते हैं, ये आप लोग नोट करते चलिए। क्या लिखा हुआ है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। यहाँ पे ये किस समय का वर्णन है, जब हमारे श्रवण कुंवर, यानी आप लोगों ने श्रवण कुंवर को उनकी कहानी, जिनके माता पिता अंधे होते हैं, तो उनकी जब मृत्यु हो जाती है श्रवण कुमार की, तो उनकी माता किस प्रकार रोती है, उनकी माँ किस प्रकार उनके विलाप करती हैं कि किस प्रकार रो रही हैं। तो वहां पे इस तरह का वर्णन किया है, क्या बोले हैं, मणि खोए भुजंग सी जननी, जिस प्रकार एक सांप की मणि खो जाती है, जिस प्रकार भुजंग में क्या होता है, सांप, जिस प्रकार एक भुजंग यानी कि सांप की मणि खो जाती है, उसको दुख होता है, वो किस तरीके से होता है, वो अपना मणि खोए भुजंग सी जननी फन, वो अपना फन पटक पटक कर रोता है। कौन, सांप अपना फन पटक पटक कर रोता है, बिलखता है, तड़पता है कि उसकी मणि उससे दूर हो गई है। और उसी प्रकार जिस प्रकार जिन श्रवण कुमार के अंधे माता पिता जो है तड़प तड़प कर रोते हैं, क्यों रोते हैं, क्योंकि श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है, इसी की वजह से उनके माता पिता तड़प तड़प कर रोते हैं। और उनके अंधे माता पिता क्या बोले, किससे, जगदीश यानी कि भगवान से, किससे, भगवान से, भगवान से क्या बोले हैं, भगवान से क्या बोले हैं, वो तड़प तड़प कर रो रहे और बोल रहे कि अंधी भी बनाया मुझको, क्या बनाया, अंधी आज बनाकर मुझको, आपने हमें अंधी भी बनाया, और क्या न्याय किया तुमने जगदीश, आपने हमारे साथ क्या न्याय किया, आपने हमारा पुत्र भी छीन लिया जो हमारे आंखों का तारा था, यानी कि हमारे हमारी कम से कम आंख नहीं थी तो हमारा जो बेटा था, हमारा पुत्र था, वो तो हमारा मतलब हमारी आंख का तारा था, वो तो हमें रास्ता देता, आपने उसे भी छीन लिया। तो यहाँ पे इस बात का वर्णन किया जा रहा है, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये यहाँ पे भावार्थ है। अभी जल्दी से हम इसका पुष्टिकरण करते हैं, फिर हमारा ये करुण रस जो होता है हमारा कंप्लीट होता है। तो हम दो प्रकार के, आज हमने हास्य रस पढ़ा, उसके बाद पढ़ा करुण रस, इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। सॉरी, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण भी कहिए चाहे स्पष्टीकरण, हम लोग को चलिए स्पष्टीकरण करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण क्या होता है, उपरोक्त उपरोक्त पद में विभव, उपरोक्त पद में विभव, अनुभव, व संचारी भाव, उपरोक्त पद में विभव, अनुभव व संचारी भाव से हृदय में, कहा, हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। किस तरीके का, उपरोक्त पद में विभव, अनुभव व संचारी भाव से हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। वहां करुण रस की पुष्टि होती है, यानी पुष्टि कहिए, उपस्थिति कहिए, तो वहां पे होता है। देख लीजिए फिर से आप लोग, क्या लिखा है, उपरोक्त पद में विभव, अनुभव व संचारी भाव से हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां करुण रस की पुष्टि होती है। इसी के साथ आपकी करुण रस और हास्य रस की परिभाषा होती है कंप्लीट। कल हम आपको वीर रस और हम रौद्र रस, ये दो रस लेंगे।
पढ़ाएंगे हम आपको सारी। पर आपके पेपर में 5 प्रकार की पूछी आती हैं। आपके जो कोर्स में 5 हैं, शायद हमें लगता है सारी या जो भी इम्पोर्टेंट है आपकी ये 3, आप ये 3 अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आप जब लिखेंगे इन तीनों में से एक फंस जाएगी। तो आपको समझ में आया मैंने क्या कहा, ये आपका स्पष्टीकरण है। चलिए अब लेते हैं, कल हम लोग इसी टाइम इसी वक्त मिलेंगे। हमारा पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस को इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज इसे कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे आगे शेयर करिए, आगे और इसे बढ़ाइए, ताकि हम लोग क्या करें कि अच्छा से अच्छा आप लोगों को पढ़ाएं, अच्छा से अच्छा आप लोगों को बताएं। और अभी आपकी क्लास हमें लग रहा मैथ और फिजिक्स की चल रही है और बायो की भी चली, इंग्लिश की मैं लेने वाली हूँ, वो भी आपकी जल्द से जल्द। पहले हमारा रस कंप्लीट कर लेते हैं, हिंदी का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंग्लिश का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए इसी के साथ चलते हैं, हमारी क्लास होती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।